तो अब हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर की, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे सब एटॉमिकल पार्टिकल्स की, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और इन पार्टिकल्स का एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा था। बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट लाइक थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड, इन लोगों ने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए जिनके अकॉर्डिंग हम लोग इनकी पोजीशन या इनका अरेंजमेंट कैसा होगा एटम में ये समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की, जो हम डिटेल बातें बोर मॉडल में करेंगे। और उसके बाद में हम कुछ और थ्योरीज देखेंगे, लाइक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन या हम इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट एटम में कैसा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसकी बातें भी इस चैप्टर में हम लोग आगे सीखने वाले हैं। समझ में आई बात। एक छोटी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, लाइक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम का मतलब क्या होता है। एटम इनिशियली अगर हम देखें, एटम जो वर्ड है ATOM, ए मतलब नॉट, TOM मतलब डिविजिबल। तो बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स। पहले जब डाल्टन ने ऐसा बोला था, लेकिन उसके बाद में एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में एटम को हमने डिवाइड किया। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं लाइक मीजॉन्स, बोसॉन्स एटसेट्रा, जिसकी बातें हमारे सिलेबस के बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम का मतलब क्या होता है। एटम जो है वो नेचर में फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फ्री फॉर्म का मतलब जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सिंगल O एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, लाइक दिस। तो ठीक है, हम देखते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, इट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स होंगे, इस रिएक्टेंट्स के अंदर जितने एटम्स होंगे, प्रोडक्ट में भी एटम्स उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के उसमें उतने ही होंगे। कहने का मतलब अगर कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो या फिजिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर एटम्स का कंजर्वेशन होता है। एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एटम विल अप्लाई। अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात करते हैं। जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में। उसने क्या किया था, एक अरेंजमेंट लिया जिसको हम ग्लास ट्यूब अरेंजमेंट बोल सकते हैं। एक ग्लास ट्यूब ली हुई है ये वाली। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, मेटेलिक प्लेट्स हम बोल सकते हैं। एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और एनोड के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज सप्लाई कर रही है, मोर देन और अराउंड 10,000 वोल्ट वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। और इस ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वैक्यूम का मतलब बहुत लो प्रेशर हमने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, अराउंड 10⁻⁻⁴ ATM। नॉर्मली हम अगर बोलते हैं आउटसाइड प्रेशर दैट इज कंसिडर्ड एज 1 ATM, तो 10⁻⁴ ATM प्रेशर हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि बेसिकली देयर आर सम पार्टिकल्स विच स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स थे या इस तरह के जो रेज थी वो हमको कैथोड से एनोड की तरफ मूव होते हुए ऑब्जर्व हुए और इसी रेज को हम लोगों ने बोल दिया कैथोड रेज। और बाद में हमने इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, तो हमको पता लगा कि ये जो पार्टिकल्स थे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। These rays travel in a straight line from cathode से anode. Cathode to anode, these rays are traveling but traveling in a straight line. Shadow of metallic object is casted on the wall opposite to cathode. कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। तो कैथोड से रेस एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे बीच में कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कैथोड से जो रेज आएंगी वो ब्लॉक हो गई। तो इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट का शेडो
पीछे वॉल के ऊपर बन जाएगा। जस्ट लाइक अगर कहीं से कोई लाइट रेज आती है, उसके पास में हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो उसका शेडो होता है वो पीछे वॉल पे हमें ऑब्जर्व होता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी अगर कैथोड रेस एनोड की तरफ ट्रेवलिंग कर रही है और उसका बात को हमने ब्लॉक कर दिया किसी ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो होगी वो पीछे हमें दिख जाएगी, स्क्रीन पर हम ले सकते हैं। These rays produce heat energy when they collide with matter। कहने का मतलब ये जो रेज हैं ये मूव कर रही, इनके पाथ में अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट पे जाके वो रेस कोलाइड होंगी और उस ऑब्जेक्ट को ये हीट कर देंगे। पर इनके अंदर हीट आई कहां से? बेसिकली अगर एनर्जी है, हीट एनर्जी अगर इस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट हो रही है, कैथोड रेज इस पे कोलाइड कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हीट हो गया। कहने का मतलब ये जो कैथोड रे के पार्टिकल्स थे उनके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर थी, और जब वो पार्टिकल्स, कैथोड रे पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट से कोलाइड किए तो अपनी जो एनर्जी थी वो उसको ट्रांसफर कर दिया और वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। कहने का मतलब जो कैथोड रे के पार्टिकल्स थे उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उनके पास कुछ ना कुछ मास था और कुछ ना कुछ स्पीड थी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज these consist of matter particles which have mass and velocity। It means that cathode ray particles have some mass, matter particle मतलब they have some mass and traveling with some speed। अगर किसी पार्टिकल के पास में मास होता है और उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है तो एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो था वो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा था जब भी ये पार्टिकल्स ओपेक ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेंगे। These rays are deflected in electric and magnetic field। These rays are deflected towards positively charged plate। कहने का मतलब ये हुआ अगर कैथोड से एनोड की तरफ ये पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इनके पाथ के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट हमने अप्लाई कर दिया। लेट अस सी ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और ये ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट बनाया हुआ है जहां कैथोड से एनोड की तरफ ये पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स इनकी सराउंडिंग में लगाई तो ये पार्टिकल जो थे कैथोड से वो थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, रेज यूं गई और इस तरफ अट्रैक्ट हो गई। इसका रीजन ये हुआ कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी वो किन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स थे दे वर कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने इन पार्टिकल्स का नाम दिया नेगेट्रॉन्स, और बाद में इलेक्ट्रॉन वर्ड जो था दैट वाज कॉइन्ड बाय स्टोनी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it shows that they carry negatively charged particles called negatron, or I can say electron। These rays produce or these rays affect photographic plate। कहने का मतलब ये हुआ जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट एक टाइप की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर ये पार्टिकल्स अगर कोलाइड करते हैं तो हमें स्किंटिलेशंस ऑब्जर्व होते हैं, हमें ब्राइट स्पॉट्स नजर आते हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल लगा होता है जो उस मटेरियल के ऊपर अगर ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो वहां पर हमें ब्राइट कलर्स दिखते हैं। इट इज जस्ट लाइक टीवी स्क्रीन। ओल्ड टाइम पर कैथोड रे टीवी स्क्रीन आती थी, वहां पर क्या होता था कि टीवी की स्क्रीन के पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, और जो भी हमें स्क्रीन पर दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर या कलर्ड स्क्रीन पर जो हमें दिखता था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गन। ठीक है, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब्स बोल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से फोटोग्राफिक प्लेट भी होती है, उसके ऊपर अगर कैथोड रे पार्टिकल्स टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहां पर हमें कलर्स या ब्राइट स्पॉट्स ऑब्जर्व होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कैथोड रेज की। दीज कैन पेनिट्रेट द थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, अगर ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है तो ये जो सॉलिड फॉइल्स होती हैं उनको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड ऑन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल। बेसिकली ये हुआ कि अगर जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली थी उसमें कैथोड किसी भी सब्सटेंस का हम बना ले, कोई भी मेटेलिक प्लेट का बना ले, या उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी पर्टिकुलर गैस फिल कर दें, लेकिन जब भी कैथोड रे निकलेगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट ही होंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ universal particle as it is present in every material।
तो नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल या नेचर ऑफ गैस से इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहला चार्ज का डिटर्मिनेशन आर.ए. मिलिकन ने किया था। उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था एंड फाइनली सेड दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो दिस वाज 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। ये चार्ज और ये मास हमें याद रखना है। एक टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो। इसको E/m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ चार्ज पता है हमें इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10⁻19 डिवाइड बाय मास 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। इस रेशियो को अगर हम देखें दिस इज इक्वल टू 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। दिस इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो भी E/m वैल्यू ज्यादा आएगी, मास कम है अगर पार्टिकल का तो भी E/m वैल्यू ज्यादा आएगी। बेसिकली अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज या 1 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट चार्ज जिसको हम 1e से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19। लेकिन जब भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो हम बोलेंगे -1.6 into 10⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसके बाद हम देखें प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, या हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज। तो यहां पर क्या हुआ था, वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट लाइक कैथोड रेज की तरह ही। एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने यहाँ पर ही बनाई है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड है। यहाँ पर हमने एक मेटेलिक प्लेट ली है एनोड, एक लिया है कैथोड। लेकिन कैथोड जो मेटेलिक प्लेट है दैट इज परफोरेटेड या उसके अंदर होल्स प्रेजेंट है। एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और हाई वोल्टेज यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर या डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी हुई है लेकिन वेरी लो प्रेशर पे। तो ऐसा करने के बाद में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हुए। लेकिन हमको कैसे ऑब्जर्व होंगे वो, ये पार्टिकल्स या रेज हम देख नहीं सकते। तो हमने क्या किया हुआ है, जो ग्लास ट्यूब है उसके एंड पर वॉल पर हमने एक मटेरियल लगा दिया दैट इज जिंक सल्फाइड, जिसकी वजह से हम इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब ये पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर कोलाइड करेंगे तो हमें वहां पर डार्क स्पॉट्स या ब्राइट स्पॉट्स ऑब्जर्व होंगे। कलर्स हमें मिलेंगे या हम बोल सकते हैं स्किंटिलेशंस हमें ऑब्जर्व होंगे। और ऐसे मटेरियल्स को हम बोल सकते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल्स, जिनके ऊपर ये एनोड रेज जब टकराते हैं तो वहां पर हमें कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर हमने क्या किया था, हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। और हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बीच में वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये पार्टिकल्स या H2 गैस ब्रेक कर जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स में और हाइड्रोजन एटम्स आर फर्दर आयोनाइज्ड। हाइड्रोजन से H+ आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये जो H+ आयन है, यही H+ आयन एनोड रे का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अगर हमने हाइड्रोजन गैस लिए तो वहां पर H+ आयंस से एनोड रेज बनी होंगी। अगर हमने हीलियम गैस भर दी तो वहां हीलियम के आयंस, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस विल बी प्रेजेंट इन द एनोड रेज। तो बेसिकली इन रेज को क्योंकि ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी है, दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है, और कैथोड की तरफ जब ये अट्रैक्ट होंगे तो उसके होल्स में से ये पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे और पीछे जाकर के जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कोलाइड करेंगे तो हमें वहां पर ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इनको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो परफोरेटेड कैथोड है दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक कैनाल्स, और इन कैनाल्स के बीच में से ये पार्टिकल्स जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक कैथोड रेज। एनोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट जस्ट लाइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हमने अभी देखा। उसी तरह से फोटोग्राफिक प्लेट को भी एनोड रेज अफेक्ट करते हैं। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो जैसा हमने कैथोड रेज की बात की थी वैसे ही एनोड रेज की जो पार्टिकल्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और अगर हम इनके पाथ के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट कर दें तो ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड plate because they are having charge which is positive charge.
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एनोड रे पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, जस्ट लाइक कैथोड रेज, अगर एनोड रेज के पाथ में अगर हम कोई ओपेक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका शेडो हमें पीछे वॉल पर या स्क्रीन पर मिल जाएगा। They can rotate the light paddle wheel placed in their path. So these consist of matter particles which possess energy by virtue of their mass and velocity. इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड रेज जो ट्रेवल करेंगी वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगी, ठीक है। लेकिन इनके पाथ के बीच में अगर हम एक फैन रख दें, लाइट फैन रख दें जिसका कुछ ना कुछ ब्लेड होंगे उसके अंदर, ये पार्टिकल्स एनोड रे पार्टिकल जब उस फैन की ब्लेड पर स्ट्राइक करेंगे तो फैन जो होगा वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोड रे पार्टिकल्स थे दे वर हैविंग काइनेटिक एनर्जी और बिकॉज ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी, और जब वो उस पर टकराएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो उस फैन को रोटेट करने में हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। E/m रेशियो ऑफ एनोड रे पार्टिकल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एनोड रे पार्टिकल्स की बात करें तो एनोड रे पार्टिकल्स किसके बने हुए हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयोनाइज्ड गैसेस। तो हर गैस का मास तो अलग ही होगा, हाइड्रोजन का मास अलग होगा, हीलियम का मास अलग होगा, इसलिए एनोड रेज पार्टिकल्स जो हैं दे विल हैव डिफरेंट E/m वैल्यूज, और आई कैन से एनोड रे पार्टिकल्स अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होंगे। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन भरी है तो वहां पर जो एनोड रे पार्टिकल्स होंगे वो H+ आयंस मिल करके बनाएंगे। सिमिलरली अगर हीलियम गैस भर देंगे तो वहां पर एनोड रेज जो होंगी दे वर कंस्टिट्यूटेड बाय हीलियम प्लस आयंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई कैन टॉक ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन नाउ। जो स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट गैस है दैट इज हाइड्रोजन, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर H+ आयंस, और उसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो बचेगा केवल प्रोटॉन H+ आयन। तो उसका मास कितना होता है, दैट इज उसका चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, charge on proton is also same but it is positively charged. Mass of proton जो होता है that is 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको AMU में चेंज करूं, इट इज ऑलमोस्ट 1.00727 AMU, या अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं 1 AMU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का अगर हम रेशो लेते हैं दैट इज अराउंड 1/1837, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स उससे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक इन 1932। तो बेसिकली उसने क्या किया, बेरिलियम का फॉइल लिया और बेरिलियम के एटम्स के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया, स्ट्राइक करवाया। तो उसने क्या देखा कि फाइनली जो प्रोडक्ट्स मिले हैं दे आर कार्बन एंड न्यूट्रॉन। तो ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहाँ पर अगर देखोगे लेफ्ट साइड में बेरिलियम और हीलियम है, राइट साइड में तो एटम ही चेंज हो गया, कार्बन और न्यूट्रॉन हमें साथ में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल था वो बेरिलियम की न्यूक्लियस पे जाके टकराया और उसमें चेंजेस प्रोड्यूस कर दिए और बेरिलियम से हमें कार्बन मिला और उसके बाद में न्यूट्रॉन भी मिल गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम +2 आयन। हीलियम का जो चार्ज होता है दैट इज +2 आयन। अगर उस पर डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा 2, मास नंबर होगा 4 और चार्ज इस पे +2 है और इसी को हम बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज 4 AMU, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल्स मींस इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, इट इज हैविंग 0 चार्ज। हाइड्रोजन डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। जैसा मैंने पहले ही बताया हाइड्रोजन का अंदर केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे दिस इज इक्वल टू 1.672
675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सिमिलरली प्रोटॉन का मास अगर देखते हैं 1.672 है, वहां पर 675 है, तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, स्ट्रिक्टली कौन भारी है? न्यूट्रॉन ज्यादा भारी है प्रोटॉन से, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो एएमयू में 1.00866 है, यहाँ 1.00727 है, तो ऑलमोस्ट उसको भी हम 1 एएमयू कंसीडर कर सकते हैं जब भी हम कैलकुलेशंस की बातें करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जैसा हमने देखा कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ पर 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है दैट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो थॉमसन ने क्या बोला, बेसिकली जो थॉमसन का मॉडल था दैट वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, और आई कैन से रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। जिस तरह से वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो शेल होता है उसके अंदर जो रेडिश पार्ट होता है, ही कंसिडर्ड दैट एटम के अंदर भी रेडिश पार्ट की तरह ही जो मास होता है पूरे एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और जो वाटरमेलन में सीड्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रैंडमली प्लेस्ड। तो बेसिकली जो मॉडल था, he proposed that atom consists of a uniform sphere of positively charged proton in which negative charge electron is distributed more or less uniformly. Atom is neutral, उसने बोला था कि एटम न्यूट्रल होता है, या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम was given by Thomson because in atom number of electrons is equal to number of protons, या हम बोल सकते हैं total positive charge is equal to total नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसके मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स क्या है? बेसिकली फर्स्ट इज इसने ये बोला था कि मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, बट इन एक्चुअलिटी मास इज नॉट थॉरोली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एटम का मास होता है दैट इज प्लेस्ड मेजरली इन द न्यूक्लियस। इस बात में इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। सेकेंड, इट इज स्टैटिक मॉडल। बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कुछ बात नहीं की थी। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट इसके केस में वहां पर हम बोल सकते हैं कि इट वाज अ स्टैटिक मॉडल। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विच वाज गिवन इन 1911, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी मॉडल के थ्रू हुई थी। तो बेसिकली एक अरेंजमेंट किया था रदरफोर्ड ने, एक चैम्बर बनाया, उस चैम्बर में यहाँ पर उसने यूरेनियम ले लिया था। यूरेनियम इसलिए लिया था बिकॉज यूरेनियम जो है अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, और इस फेनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कुछ एटम्स जो हैं स्पॉन्टेनियस एमिशंस करते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स हमको मिलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स इस स्लिट के थ्रू एक अरेंजमेंट किया ताकि जो रेज है अल्फा पार्टिकल्स की वो स्ट्रेट लाइन में जाए, और ये अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करके गोल्ड फॉइल पर जाके बॉम्बार्ड हुए। तो गोल्ड फॉइल इसलिए था क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है वो काफी थिन फॉइल होता है। गोल्ड इज हाईली मैलिएबल मेटल, सो इसकी हम काफी पतली, काफी थिन फॉइल बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड फॉइल यूज किया उसने। और ये अल्फा पार्टिकल जब जाकर के गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे तो कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस हुए, उन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो गोल्ड फॉइल है इसको हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन के कंपार्टमेंट में एनक्लोज करके रखा हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले गए, और यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन हुआ, कलर स्पॉट मिला। लेकिन बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो कुछ अपने पास से डिफ्लेक्ट भी हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। जैसे मान लो ये एक एटम है और एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं हीलियम +2 आयंस, वो भी बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज ही है। तो जब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जा करके एकदम न्यूक्लियस को टकरा गया, ये न्यूक्लियस की तरफ गया, तो वो अपने पाथ से रिट्रेस रीबैक हो गया, ये अपना ओरिजिनल पाथ ही उसने फॉलो कर लिया। कहने का मतलब ये हुआ अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में क्या होगा,
रिपल्शन होगा, इसलिए ये पार्टिकल वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। लेकिन ऐसा एक ही पार्टिकल होगा 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से। उसके अलावा कुछ पार्टिकल जो न्यूक्लियस के दूर थे, वो पार्टिकल्स कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, बिकॉज ये न्यूक्लियस के पास में आए, कुछ रिपल्शन तो यहां भी मिलेगा और वो अपना पाथ डेविएट कर गए। और मैक्सिमम पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए गोल्ड फॉइल से। उसका रीजन ये था कि जो एटम है इसके बहुत छोटे से स्मॉल स्पेस पर ही न्यूक्लियस रहता है और बाकी पूरा जो एटम है दैट इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट एंड दे पेनिट्रेटेड और केम बैक आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशंस को एक बार हम देख लेते हैं। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स दे पास इन द स्ट्रेट लाइन बिना डेविएशन के। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, वो अल्फा पार्टिकल्स अगर न्यूक्लियस के करीब आए हुए होंगे तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिवर्स्ड इट्स पाथ। समझ में आई इतनी बात सभी को? तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब एटम के थ्रू पास हो गए या गोल्ड फॉइल से पास हो गए, तो एटम या गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम जो स्पेस थी दैट वाज एम्प्टी स्पेस, और जो न्यूक्लियस है दैट इज हाईली डेंस एंड इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एट द सेंटर ऑफ द एटम। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये काफी डेंस होती है। तो रदरफोर्ड मॉडल के जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। मोस्ट स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे दे वेंट स्ट्रेट एंड पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल फेस्ड ऑब्स्ट्रक्शंस इन देयर पाथ। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे वो न्यूक्लियस के पास आने की वजह से हुए थे, दैट इज वाई देयर वाज ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ। वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्स्ट्रक्शन एट द सेंटर इज न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने बताया कि एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रिबाउंड करता है, तो वहां पर सेंटर पर बहुत स्मॉल हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनको हम दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और दिस इज इक्वल टू मास नंबर। ऑलराइट, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन रदरफोर्ड की सबसे पहले अगर हम बात करें, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। डायमीटर को मैंने कैपिटल डी से लिखा है एटम के लिए और स्मॉल डी से लिखा है न्यूक्लियस के लिए। तो एटम का जो डायमीटर होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 और जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻15। तो -10 और -15 पावर है तो 1/-5 या 10⁵/1। कहने का मतलब diameter of atom is around 10⁵ times the diameter of nucleus. Similarly हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसका अगर रेशो देखें तो वॉल्यूम अगर स्फेरिकल एटम की बात करें तो फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम। सिमिलरली इसको डिवाइड किया मैंने 4/3 πr³, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो 4/3 पाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब। ठीक है, इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्टीमेटली बोल सकता हूं 2r डबल ऑफ रेडियस इज द डायमीटर और डबल ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये d अपॉन स्मॉल d आ जाएगा और ये वैल्यू मुझे पता है 10⁵1 होती है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻50। अब यहां से हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ एटम है दैट इज 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस होता है दैट इज एम्प्टी। एक और फॉर्मूला हमको याद रखना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r0 a⁻1/3। ठीक है, तो स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r0 इज द कांस्टेंट 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, यूनिट याद रखनी है, मीटर है तो 10⁻15 लेना है
और अदरवाइज सेंटीमीटर लिखते हैं तो 10⁻⁻13 हमें लेना है, ये कांस्टेंट है। ए इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, और ये अलग अलग एटम्स का अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर गिवन है 13 और मास नंबर गिवन है 27। तो वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो स्मॉल आर आ जाएगा आर नॉट कैपिटल ए की पावर 1/3, तो 1.33 इंटू 10⁻15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का जो क्यूब रूट होता है दैट इज 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 3.99 इंटू 10⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, द E/M रेशियो इज मैक्सिमम 4, तो मैक्सिमम किसके लिए होगा, चार्ज टू मास रेशियो, इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर हमें कुछ पार्टिकल्स गिवन है जैसे He प्लस, हाइड्रोजन प्लस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम हीलियम प्लस की बात करें तो E/M रेशियो कितना होगा, 1/4। मैंने यहाँ पर कुलाम और किलोग्राम यूनिट कंसीडर नहीं किया है, हम वो भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने चार्ज लिखा है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की टर्म्स में, प्लस चार्ज का मतलब +1 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। ठीक है, दैट इज +1 चार्ज डिवाइड बाय मास इज 4 AMU। सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस, प्रोटॉन का हो जाएगा E/M 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन 1 AMU मास। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा E/M वैल्यू 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैं यहाँ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ E/M का। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 0.000549 AMU। हमने ऑलरेडी देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं AMU में, 9.1 इंटू 10⁻31 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम से, हमें इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो AMU में मिल जाएगा, और वो वैल्यू कितनी होती है 0.000549 AMU। और न्यूट्रॉन का E/M 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेसिकली अगर इन सभी को हम देखें तो सबसे ज्यादा E/M वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, बिकॉज इसकी डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। तो 1 को अगर इतने छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो E/M वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ A+ आयन इज 1.97 इंटू 10⁻7 किलोग्राम पर कूलम। कैलकुलेट द मास ऑफ A+ आयन। तो बेसिकली मास अपॉन चार्ज रेशियो गिवन है, M/E की बात चल रही है यहाँ पे, और हमें चार्ज A+ के ऊपर देखना है, तो +1 यूनिट चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं +1 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर +2 होता तो हम बोलते 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लाइक दिस। अब मास अपॉन चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.97 इंटू 10⁻7, इसको मैंने इक्वेट कर दिया मास अपॉन चार्ज, तो यहां से मुझे मास मिल जाएगा 1.97 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻19, 3.152 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस जो है दैट इज हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एट द सेंटर ऑफ द एटम, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक सोलर सिस्टम इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो भी बाहर का पोर्शन होता है जिसको हमने बोलता है एम्प्टी स्पेस होता है, जहां से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ऐसे इसलिए क्योंकि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने क्या बोला, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करता है तो इट शुड रेडिएट एनर्जी। तो यहां पर भी सेम केस था, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब दे आर एक्सिलरेटिंग, क्योंकि सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर चेंज होता रहता है। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज एक्सिलरेशन। तो अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इट विल कीप ऑन रेडिएटिंग इट्स एनर्जी, और अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ फॉलो करता करता आकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन इन रियलिटी एटम तो स्टेबल होता है, बट वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। दूसरी बात, इफ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली, बेसिकली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व होता होता आकर के न्यूक्लियस टकरा जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट करता जाएगा। लेकिन रियलिटी में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, if the electron lose energy continuously, then the observed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum is discontinuous and consisting of well-defined lines of definite frequency. So energy loss by the electron is not continuous in an atom. हम आगे इसकी बात भी करेंगे। हॉर्न ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है या फॉल करता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। वो कितनी होती है, उसमें वेवलेंस या फोटॉन्स कितने निकलते हैं, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो बेसिकली अभी इतना याद रख सकते हैं कि जो एनर्जी एमिटेड होती है जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है, या उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज एमिट होती हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, they are having discontinuous in nature. So the spectrum is overall discontinuous. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कोई भी एटम है उसको हमने एक्सप्लेन किया है या रिप्रेजेंट किया है जेड एक्स ए से। जो एक्स है दैट इज द एटॉमिक सिंबल, जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड ए इज द मास नंबर। तो जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसको हम एन स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मास नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो कलेक्टिवली mass number can be said it is equal to sum of protons and neutrons which is equal to number of nucleons. Nucleons isliye because these are present in the nucleus of the atom. So I can write A is equal to number of protons plus number of neutrons, or A is equal to Z plus number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा A माइनस जेड। तो किसी भी एटम में अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, इट मींस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हम याद रखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो टोटल प्रोटॉन्स उसमें फाइंड कर लो, माइनस कर दो चार्ज। और अगर चार्ज उस स्पीसीज पे नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इन अ न्यूट्रल स्पीसीज और a neutral atom, total number of electrons is equal to total number of protons. Is it clear to all? Next question हम देखते हैं यहाँ पर, find number of electrons in A is Na plus ion and B is F minus ion fluoride ion. तो बेसिकली अगर हम देखें सोडियम की तो एटॉमिक नंबर होता है 11, Z is equal to 11. So number of electrons आ जाएगा Z minus charge, 11 minus charge is plus 1, तो 11 minus 1 that is 10. तो number of electron in sodium ion is 10. Similarly अगर हम फ्लोराइड आयन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, तो Z माइनस चार्ज करेंगे 9 माइनस -1 बिकॉज चार्ज जो है हम विद साइन रखते हैं, तो फ्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 फॉस्फेट आयन। तो 1 फॉस्फेट आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है टोटल प्रोटॉन्स माइनस चार्ज हम कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाता है। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, यहाँ एक सिंगल एटम नहीं है बल्कि में यहाँ पर एक फॉस्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। अगर हम 1 फॉस्फेट यूनिट की बात करें तो हम फॉस्फोरस के अंदर 1 फॉस्फोरस एटम में प्रोटॉन फाइंड करेंगे और 4 ऑक्सीजन एटम्स के प्रोटॉन्स फाइंड करेंगे, टोटल प्रोटॉन्स को ऐड कर लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉस्फोरस की तो एटॉमिक नंबर इज 15, मास नंबर इज 31, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे फॉस्फोरस में 15। ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8O15, 8O16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे ऑक्सीजन में 8। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन फॉस्फेट आयन अगर हमें फाइंड करने हैं तो एक फॉस्फेट आयन में प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 15 और 4 ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स हो जाएंगे 4 into 8,
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको यहाँ मिल जाएंगे 47। ठीक है, अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से -3 चार्ज जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 47 माइनस -3 दैट इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि टोटल प्रोटॉन्स तो 47 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है, यानी कि +47 प्रोटॉन का चार्ज -50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओवरऑल चार्ज देख सकते हैं कि -3 आएगा जो हम फॉस्फेट आयन के ऊपर लिखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें H2O, तो वहां पर 2 हाइड्रोजन के आइटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का आइटम होता है। हाइड्रोजन इज 1H1, ऑक्सीजन इज 8O16। तो अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z विच इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 0। कैसे? A माइनस जेड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन आइटम में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे 8 बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से अगर हम टोटल प्रोटॉन्स फाइंड करना चाहें तो 2 हाइड्रोजन के आइटम में, तो 2 हाइड्रोजन आइटम में प्रोटॉन्स हो जाएंगे 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स हो जाएंगे 8, तो टोटल यहाँ पर 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केवल हमें ऑक्सीजन एटम से यहाँ पे मिलेंगे विच इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वाटर मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है आइसोटोप। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जनरली अगर हम नेचर में बात करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब व्हेन एन एटम हैज, और आई कैन से एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एक ही एटम में, जैसे अगर हम बात करें कार्बन एटम ले लें, तो कार्बन हमें 6C12 वाला भी मिलेगा, यानी कि एटॉमिक मास 12 वाला भी मिलेगा, एटॉमिक मास 13 वाला भी मिलता है नेचर में, और एटॉमिक मास 14 वाला भी मिलता है। दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट तो सेम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। और मास नंबर अलग अलग क्यों है? क्योंकि कार्बन के जो अलग अलग एटम्स हमें मिल रहे हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, इसीलिए मास नंबर भी अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम याद रखें, आइसोटॉप्स मींस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इनके नेम्स हमको याद होने चाहिए। फर्स्ट 1H1, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, सेकेंड इज ड्यूट्रियम, थर्ड इज ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्केर्स अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। हैवी वाटर कई बार लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड D2O, उसमें ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम प्रेजेंट होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में और ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर कितना है? तीनों का सेम ही होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तीनों में सेम हो जाएंगे 1 1 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो इसमें 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रियम में 2 माइनस 1 दैट इज 1, और ट्रिटियम में 3 माइनस 1 दैट इज 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, ऑल राइट। अदर सेट्स ऑफ आइसोटॉप्स जैसा मैंने बताया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सिमिलरली ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये सारे जो हैं these are the sets of isotopes. Is it clear to all of you? Next हम बात करते हैं isobars। तो isobars का मतलब क्या होते हैं? Basically these are two different atoms having same mass number but different atomic numbers. तो basically isotopes में क्या था? Same atomic number, different mass number, लेकिन यहाँ पर क्या है? Same mass number but different atomic number। और atomic number अलग अलग हैं तो उस केस में वो एलिमेंट्स भी अलग अलग ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1 3 एंड हीलियम 2 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में कितने हैं? हाइड्रोजन में है 1 एटॉमिक नंबर के इक्वल, और हीलियम में है 2। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें एक ही, दोनों का एटॉमिक मास सेम है 3 3, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे आइसोबार्स। और आइसोबार्स के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं पोटेशियम, कैल्शियम एंड आर्गन, लेकिन कौन से वाले? 1940, 2040, 1840। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखेंगे
तो वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। पोटेशियम में हो जाएगा 19, कैल्शियम में हो जाएगा 20, आर्गन में हो जाएंगे 18। और मास नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सभी का मास नंबर 40 है। सो दीज आर आइसोबार्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, a माइनस जेड, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, z। तो a माइनस जेड में से अगर z को माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है a माइनस 2z। तो कहने का मतलब अगर a माइनस 2z अलग अलग स्पीसीज में सेम वैल्यू आ रही है a माइनस 2z की, तो वो आपस में आइसोडाइफर्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 7n14 एंड 8o16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालेंगे नाइट्रोजन में तो 14 माइनस 7 दैट इज 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे ऑक्सीजन में तो 16 माइनस 8 दैट इज 8। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो दोनों ही केस में 0 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल, दैट इज वाई दीज आर आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5b11 6c13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल 5, इसमें हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो 11 माइनस 5 दैट इज 6, 13 माइनस 6 दैट इज 7। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1, 7 माइनस 6 इज 1। तो दोनों केस में ये वैल्यू सेम आई है, तो बोल सकते हैं दोनों ही आइसोडाइफर्स। सिमिलरली हम 7n15 एंड 9f19 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि ये आइसोडाइफर्स हैं या नहीं। मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया a माइनस 2z। तो a माइनस 2z की अगर हम बात करेंगे तो 7n15 के लिए आ जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 1। a माइनस 2z 9f19 के लिए आ जाएगा 19 माइनस 2 इंटू 9 दैट इज 1। तो अल्टीमेटली देख सकते हैं दोनों के लिए a माइनस 2z की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटॉन्स, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोटॉनिक स्पीसीज, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1h3 एंड 2he4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देंगे a माइनस जेड, 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2। सो दीज आर आइसोटॉन्स। सिमिलरली सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर 1430, 1531, 1632। यहां भी देख सकते हैं 30 माइनस 14 इज 16, 31 माइनस 15 इज 16, 32 माइनस 16 इज ऑल्सो 16। तो अल्टीमेटली ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे। पोटेशियम एंड कैल्शियम 19, 39, 20 एंड 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं 39 माइनस 90 इज 20, 40 माइनस 20 इज 20। अगेन आइसोटोन्स। Similarly 7n14 and 6c13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देंगे 14 माइनस 7 इज 7, 13 माइनस 6 इज 7। तो ये भी आपस में आइसोटॉन्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स का क्या मतलब है? तो बेसिकली आइसोस्टर्स आर मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल CO2 एंड N2O की अगर हम बात करते हैं तो CO2 के 1 मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो टोटल CO2 में 3 एटम्स है। वैसे N2O में भी अगर हम 1 मॉलिक्यूल में देखें तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल वहां पर भी 3 एटम्स है। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम CO2 में निकालना चाहेंगे तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे और ऑक्सीजन में होंगे 8। तो 6 प्लस 2 इंटू 8 दैट इज 22। सिमिलरली N2O में भी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं तो 2 इंटू 7 प्लस 8 अल्टीमेटली 22 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों में बराबर है। सो CO2 एंड N2O आर आइसोस्टर्स। सिमिलरली CaO एंड KF, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में 2 एटम है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम फ्लोराइड में भी 2 एटम्स हैं, पोटेशियम एंड फ्लोरीन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें तो कैल्शियम में होते हैं 20, ऑक्सीजन में होते हैं 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 28। सिमिलरली KF में पोटेशियम में होते हैं 19
और फ्लोरीन में होते हैं 9, दैट इज इक्वल टू 28. So ultimately these two are also isosters. Is it clear to all?